हेलो दोस्तों, होमवर्क कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका बहुत स्वागत है। आप सबको पता है कि हमने कौन सा सब्जेक्ट अभी स्टार्ट किया है, थर्मोडायनामिक्स, और उसमें हमने कुछ बेसिक्स कवर कर लिए हैं। अगर आपने पिछले लेक्चर्स देखे होंगे, अब तक 12 लेक्चर डले हैं टोटल, तो अगर आपने सारे लेक्चर्स देखे होंगे प्रॉपर्ली तो आपको पता होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं और हम कहां पहुंचे हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, हमने अभी बेसिक का पार्ट कवर किया है और हमने एनर्जी इंटरैक्शन में वर्क और हीट पढ़ रहे थे। तो वर्क हम फिनिश कर चुके हैं और हम हीट का इंट्रोडक्शन ले रहे थे। हीट के बारे में हम छोटा सा इंट्रोडक्शन हमने देखा था कि हीट क्या होती है, हीट कितने टाइप की होती है। आपने देखा था हीट, मैंने आपको बताया था स्पेसिफिक हीट क्या होती है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे स्पेसिफिक हीट क्या होती है, कांस्टेंट प्रेशर पे स्पेसिफिक हीट क्या होती है, और स्पेसिफिक हीट खुद क्या होती है, ये मैंने आपको बताया था। एक बार मैं आपको फिर से छोटा सा रिवीजन दे रहा हूं, शॉर्ट टाइप का, ताकि आपको समझ में आए। हमने देखा था स्पेसिफिक हीट, तो मैंने आपको बताया था स्पेसिफिक हीट को हम C से डिनोट करते हैं। स्पेसिफिक हीट क्या होती है? किसी भी यूनिट मास सब्सटेंस का टेम्परेचर यूनिट डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी हीट देनी पड़ती है उसे ही क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट। फिर से सुनिए, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस थ्रू यूनिट डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। लास्ट वाला लेक्चर देख के आइए, इससे पिछला लेक्चर, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैंने पूरा डिटेल में बताया है कि स्पेसिफिक हीट क्या होती है। और हमने ये भी देखा था स्पेसिफिक हीट दो टाइप की होती है, एक होती है सीपी और एक होती है सीवी। ठीक है, स्पेसिफिक हीट होती है एक सीपी और एक होती है सीवी। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब किसी यूनिट मास के सब्सटेंस का टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर पे 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, दैट इज आर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। एंड सेम विद सीवी, इट इज व्हाट? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। किसी यूनिट मास के सब्सटेंस का टेम्परेचर कांस्टेंट वॉल्यूम पे यूनिट डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, दैट इज नथिंग बट स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इतना हमने देखा था। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, यहां पे देख लीजिए, एक चीज मैं आपको दिखा देता हूं, नोट करके लिखिएगा। जो गैसेस होती हैं, गैसेस, हमारे पास मैटर की कितनी फेज है? 3 फेज। जनरली हम 3 ही फेज पढ़ते हैं, उसके अलावा भी फेज हैं, बट अभी हम जनरल फेज की बात कर रहे हैं। तो जनरली हमारे पास 3 फेज होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब जो गैस होती हैं उनकी 2 स्पेसिफिक हीट हम लेते हैं, सीपी और सीवी। गैसेस की हम 2 स्पेसिफिक हीट लेते हैं, सीपी और सीवी। और लिक्विड और सॉलिड की हम सिर्फ एक स्पेसिफिक हीट लेते हैं। क्यों? क्योंकि लिक्विड और सॉलिड का वॉल्यूम जनरली चेंज नहीं होता। वॉल्यूम जनरली चेंज नहीं होता, इसीलिए लिक्विड और सॉलिड को हम जनरली क्या मानते हैं? इनकंप्रेसिबल। इनकंप्रेसिबल का मतलब उनका वॉल्यूम चेंज नहीं होता, वो कंप्रेस नहीं होते। ठीक है, तो समझिए, नोट में लिखिए पहला पॉइंट कि सॉलिड एंड लिक्विड, लिखिए पहला पॉइंट, गैसेस हैव 2 स्पेसिफिक हीट्स। गैसेस हैव 2 स्पेसिफिक हीट्स। गैसेस के पास जो स्पेसिफिक हीट होती है वो 2 होती है। कौन कौन सी? दैट आर सीपी एंड सीवी। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। whereas solid and liquid, solids and liquids have only one स्पेसिफिक हीट। और इसको हम क्या लिखते हैं? C से दिखाते हैं। रीजन क्या है? बिकॉज सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर generally इनकॉम्प्रेसिबल। ठीक है, इनकॉम्प्रेसिबल का मतलब वॉल्यूम डू नॉट चेंज, द वॉल्यूम डज नॉट चेंज। अच्छा, ये जो वर्ड है ना इनकंप्रेसिबल,
इनकम्प्रेसिबल जो वर्ड है ये आपने सुना होगा फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो जब आपने फ्लूइड मैकेनिक्स कभी पढ़ी होगी बीटेक लेवल पे या किताबों में पढ़ा होगा तो आपने इनकम्प्रेसिबल वर्ड सुना होगा। आपसे मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, व्हाट इज इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड? कोई फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल कब होता है? अगर आप बोलोगे सर फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होता है जब उसका प्रेशर चेंज नहीं होता। फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होता है जब उसका प्रेशर चेंज नहीं होता। अगर ये बोल दोगे कि फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होता है सर जब हम प्रेशर चेंज करें तो उसकी डेंसिटी चेंज ना हो, है ना। अगर आपने ये बोल दिया सर फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होता है जब उसका प्रेशर चेंज नहीं होता, ये तो डेफिनेशन बिल्कुल वाहियात है। ये डेफिनेशन तो वाहियात है, कोई रिलेशन ही नहीं है। अब आपने दूसरी डेफिनेशन बोली क्या कि सर एक फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल तब होता है जब उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होती। अगर आपने बोला डेंसिटी चेंज नहीं होती, एग्जामिनर लात मार के बाहर निकाल देगा। अगर आप इंटरव्यू में बैठे हो लात मार के बाहर निकालेगा। अगर आपने बोला कि सर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड वो होते हैं जिनकी डेंसिटी चेंज नहीं होती, तो ऐसे नहीं बोलना। कैसे बोलना है? कैसे बोलना है? अब जैसे बोलोगे सर डेंसिटी चेंज नहीं होती तो इनकम्प्रेसिबल, एग्जामिनर खटाक से क्वेश्चन ठोकेगा क्या कि डेंसिटी चेंज नहीं होती किसके रिस्पेक्ट में? डेंसिटी चेंज नहीं होती किसके रिस्पेक्ट में? आप बोलोगे सर टाइम के रिस्पेक्ट में। बोलेगा ओ अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है फिर तो भैया वो क्या हो गया? स्टेडी हो गया। फिर तो स्टेडी फ्लो हो गया ना। वो स्टेडी फ्लो क्या होता है? जब हम आएंगे तो देखेंगे। स्टेडी का मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में प्रॉपर्टी चेंज ना हो। अगर आप बोलोगे अच्छा सर सॉरी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड वो होते हैं जिनमें डेंसिटी चेंज ना हो विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, एग्जामिनर फिर से लात मारेगा। बोलेगा बेटा अगर ये इनकम्प्रेसिबल है जो तुम बता रहे हो तो बताना जरा यूनिफॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म क्या होता है? तो डेंसिटी अगर आपने बोला कि सर स्पेस के रिस्पेक्ट में चेंज ना हो तो वो इनकम्प्रेसिबल नहीं है, वो क्या है? यूनिफॉर्म। क्या है? यूनिफॉर्म। आपने बोला नहीं सर मैं गलत बोल दिया, डेंसिटी चेंज ना हो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, मैं भूल गया था। डेंसिटी चेंज ना हो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, फिर से लात मारेगा। बोलेगा बेटा वाटर क्या होता है? बोलोगे सर इनकम्प्रेसिबल। बोलेगा उसकी डेंसिटी तो चेंज होती है 0 डिग्री सेल्सियस पे मिनिमम और 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम, तो क्या वाटर इनकम्प्रेसिबल नहीं है? अब तुम्हारे दिमाग घूम गए। अब तुम इनकम्प्रेसिबल में ही कंफ्यूज हो गए। इनकम्प्रेसिबल क्या होता है? तो बेटा एक बात ध्यान रखना, कोई फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल कब होता है? जब उसकी डेंसिटी चेंज ना हो, सही बात है, बट विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, प्रेशर अप्लाई करो और डेंसिटी चेंज ना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। ये अभी सुन लो, बाद में जब हम आएंगे आगे बढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल देखेंगे। जब हम फ्लो देखेंगे ना, स्टेडी फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से समझ लो। कोई फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल कब होता है? क्या बोलोगे? जब प्रेशर चेंज ना हो किसके रिस्पेक्ट, जब डेंसिटी चेंज ना हो किसके रिस्पेक्ट में? प्रेशर के रिस्पेक्ट में। तुम प्रेशर लगाओ और डेंसिटी चेंज ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल पंप देखा होगा जिसमें साइकिल में हवा भरते हैं, उस पंप में पानी भर लो, उस पंप में हवा की जगह पानी भर लो और पंप के पिस्टन पे खड़े हो जाओ। तुम भी खड़े हो जाओ और 2-4 लोग और लाके इकट्ठा कर लो। पानी कंप्रेस होगा क्या? तुम्हारी ताकत है कंप्रेस कर लोगे? कभी जिंदगी में नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि पानी इनकम्प्रेसिबल है। पानी इनकम्प्रेसिबल है मतलब द डेंसिटी ऑफ वाटर विल नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर अप्लाइड। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब सॉलिड और लिक्विड की क्या होती है? जनरली इनकम्प्रेसिबल होते हैं। तो इनकम्प्रेसिबल का मतलब इनका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा जब आप प्रेशर अप्लाई करोगे। तो इसीलिए क्या होती है? इनकी स्पेसिफिक हीट एक होती है। गैसेस क्या होती हैं? गैसेस कंप्रेस हो जाती हैं। गैसेस कंप्रेस भी हो जाती हैं, उनका वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है, प्रेशर भी चेंज हो सकता है, लेकिन सॉलिड लिक्विड का वॉल्यूम चेंज नहीं होता। इसलिए हम इसमें क्या करते हैं? एक ही लेते हैं स्पेसिफिक हीट की सिर्फ एक वैल्यू। क्लियर है? चलिए, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके लिखिएगा कि गैसेस की स्पेसिफिक हीट दो होती है, सीपी और सीवी, और सॉलिड लिक्विड में एक स्पेसिफिक हीट लेते हैं। कौन सी? सिर्फ सी लिखते हैं। स्पेसिफिक हीट लेते हैं सिर्फ एक, क्योंकि इनका वॉल्यूम चेंज नहीं होता। क्लियर है? अब आइए, अब बात यह है कि हमने देखा स्पेसिफिक हीट दो तरह की होती है, सीपी और सीवी। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब एक बच्चा मेरे पास आता है, वही बच्चा शैतान वाला, पूछता है सर ऐसे थोड़ी काम चलेगा। मैंने बोला बेटा कैसे काम चलेगा? बोला सर ये बताओ सीपी ज्यादा होता है कि सीवी ज्यादा होता है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ज्यादा होता है या स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ज्यादा होता है? मैंने बच्चे से कहा बच्चा तू बता, हर बार तुम मुझसे क्वेश्चन पूछते हो, इस बार तुम बताओ कौन ज्यादा होता है, सीपी या सीवी? अब बच्चा क्या बता रहा है, ध्यान से सुनना। एक्सप्लेनेशन देखो बच्चे का, प्रेजेंस ऑफ माइंड, ध्यान से समझिए। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने जा रहा हूं
कि सीपी ज्यादा होता है या सीवी ज्यादा होता है और क्यों ज्यादा होता है। सीपी ज्यादा होता है या सीवी और क्यों ज्यादा होता है, ये मैं किसके लिए बताऊंगा, गैस के लिए। क्यों? क्योंकि सीपी और सीवी गैस के लिए होते हैं, लिक्विड के लिए सिर्फ एक वैल्यू होती है स्पेसिफिक हीट की, दैट इज सी। उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। अब ध्यान से देखिए, मैं बात करता हूं सीपी ज्यादा होता है या सीवी। अच्छा, मैं एक चीज आपको और बता दूं, यहां पे जब भी आप सीवी लिखोगे मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो कैपिटल सी लिखना, कैपिटल सी लिखोगे और सफिक्स में स्मॉल वी लिखोगे। ऐसा मत लिखना सीवी, अदरवाइज ये हो जाएगा कैलोरीफिक वैल्यू और अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो ये मत लिखना। तो मैं दिखाने जा रहा हूं आपको कि सीपी ज्यादा होता है या सीवी, सीपी वर्सेस सीवी। अब ध्यान से सुनो, इन दोनों को पढ़ने के लिए सबसे पहले आप एक डेफिनेशन याद रखना। क्या? स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन क्या होती है, स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन ध्यान रखना क्या होती है। उसके बाद मैं आपको बताता हूं सीपी और सीवी में कौन ज्यादा होता है कौन कम होता है। अब देखिए, हमें दो चीजों में कंपेयर करना है, एक कांस्टेंट प्रेशर पे स्पेसिफिक हीट और एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे स्पेसिफिक हीट। क्लियर है? तो हमने क्या किया, दो सिलेंडर बनाए बराबर साइज के, दोनों में लगा दिया एक पिस्टन। सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट है ये भी, और सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट है ये भी। ये भी एक प्यारा सा पिस्टन लगा है यहां पे, और यहां पे भी एक प्यारा सा, बहुत प्यारा सा पिस्टन लगा है। ठीक है, और दोनों में गैस भरी है। मान लीजिए दोनों में गैस, सेम गैस भरी है, इसमें भी गैस भरी है और इसमें भी सेम गैस भरी है। ठीक है, इसमें भी गैस है और इसमें भी गैस है, दोनों गैस सेम है। दोनों सिलेंडर में क्या है, गैस सेम है। ध्यान से समझिए, ये सिलेंडर नंबर ए है और ये सिलेंडर बी है। सिलेंडर ए, सिलेंडर बी। ध्यान से सुनना, बिल्कुल दिमाग को खोल के कंसेप्ट सुनना। दोनों में गैस भरी है, सेम गैस है, जो गैस यहां है वही गैस यहां है। ठीक है, अब इसको मैंने, पहले सिलेंडर को मैंने कर दिया कांस्टेंट वॉल्यूम, पहले सिलेंडर को मुझे कांस्टेंट वॉल्यूम मैंने कर लिया और दूसरे को कांस्टेंट प्रेशर। अब बोलोगे सर कहना तो आसान है, करोगे कैसे, करोगे कैसे? मैंने क्या बोला, यहां पे मैंने स्टॉपर लगा दिया, यहां पे मैंने स्टॉपर लगा के पिस्टन को जैम कर दिया, यहां भी स्टॉपर लगा दिया, पिस्टन को बिल्कुल जैम कर दिया कि तुम बेटा 1 इंच नहीं हिल पाओगे, एकदम तुमको मैंने फिक्स कर दिया, एकदम जाम कर दिया, हिल नहीं पाओगे यहां से। और ये क्या हो गया, कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि पिस्टन ऊपर नीचे मूव कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, अब क्या हो गया, ये क्या है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। कैसे? मैंने आपको बताया था पिस्टन का फ्री बॉडी डायग्राम, याद होगा, पिछले लेक्चर को देख के आइए। दिस इज व्हाट, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ये मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में। ठीक है, अब क्या है, दोनों में सेम गैस है, जो गैस यहां है वही गैस यहां है, सेम गैस दोनों में। ठीक है, अब समझिए, इसमें जो गैस है उसका मास m है और सेम मास यहां भी है m। जो गैस, जितना क्वांटिटी गैस यहां पे उतनी क्वांटिटी की गैस यहां पे, सेम गैस यहां, सेम गैस यहां, एकदम एग्जैक्टली सेम। कंपेयर करना है ना, जिंदगी में ध्यान रखना, चाहे इंसान हो या सब्जेक्ट हो या बिजनेस हो या पढ़ाई हो, कंपैरिजन हमेशा सेम लेवल पे होता है। जब लेवल सेम हो तभी कंपेयर होता है। ठीक है, कंपैरिजन हमेशा सेम लेवल पे ही किया जाता है। क्लियर है? चलिए, तो मान लीजिए इसमें जो गैस है उसका इनिशियल टेम्परेचर है टीआई, इनिशियल टेम्परेचर है टीआई, और इसमें भी जो गैस है उसका भी इनिशियल टेम्परेचर है टीआई। क्लियर? डिजिट मान लो इनिशियल टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस यहां पे, और यहां पे भी इनिशियल है 20 डिग्री सेल्सियस। सब कुछ हमने सेम रखा, क्यों? क्योंकि हमको कंपेयर करना है। कंपैरिजन हमेशा सेम लेवल पे ही होता है। अब देखिए, मान लीजिए इस गैस का टेम्परेचर मुझे 20 से बढ़ा के 50 करना है, 20 से बढ़ा के कितना करना है, 50, और इसका भी 20 से बढ़ा के 50 करना है। मतलब दोनों में टीआई भी सेम है और टीएफ भी दोनों का सेम है। टीएफ फाइनल भी हमको सेम ले जाना है दोनों सिलेंडर में। ये गैस 20 पे है, 20 से 50 ले जाना है। कंपैरिजन कर रहे हैं, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, तो ये भी 20 है, इसको भी हमको 50 ले जाना है। बस फर्क क्या है, सब कुछ सेम है, मास, इनिशियल, फाइनल टेम्परेचर सब कुछ सेम है, गैस भी सेम है, बस फर्क क्या है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम है, ये कांस्टेंट प्रेशर है। ये क्या है, कांस्टेंट प्रेशर।
ध्यान से सुनना, दिमाग खोल के, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, 20 से ये भी 50 ले जाना है, 20 से इसको भी 50 ले जाना है, तो क्या करना पड़ेगा? राम 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 करते रहोगे, अपने आप बढ़ जाएगा टेम्परेचर। राधे माँ राधे माँ राधे माँ करते रहोगे, अपने आप बढ़ जाएगा टेम्परेचर। नहीं, राधे माँ के नाम से तो बढ़ सकता है, ऐसे बैठे बैठे बढ़ जाएगा टेम्परेचर? नहीं बढ़ सकता ना, क्या करना पड़ेगा? हीट देना पड़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाना है, हीट देना पड़ेगा। स्पेसिफिक हीट कैसे डिफाइन की हो कि किसी यूनिट मास सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितना हीट देना पड़ता है उसे क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट। इसीलिए हमको टेम्परेचर सेम बढ़ाना है, क्योंकि हम स्पेसिफिक हीट का कंपेयर कर रहे हैं। स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पे ज्यादा होगी या स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर पे ज्यादा होगी, इसीलिए हमने टेम्परेचर का इंक्रीमेंट सेम लिया है दोनों में। क्लियर है? तो हमने क्या किया, अब मान लीजिए इसमें क्या है, हमको दोनों का टेम्परेचर 20 से 50 करना है, इसका भी 20 से 50 करना है। ध्यान से समझिए। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पे हीट सप्लाई करना शुरू किया, हीट सप्लाई करना शुरू किया। अब ध्यान से समझिए, मान लीजिए मैंने इसमें 200 किलो जूल की हीट सप्लाई करी, 200 किलो जूल की हीट सप्लाई करी, किसमें? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में। जब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में हीट सप्लाई करी, अब आप मुझे बताओ जरा, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है? होगा क्या, ये हीट जैसे मैंने यहां बर्नर लगाया और इसको गर्म किया, हीट सप्लाई करने का मतलब मैंने नीचे बर्नर लगाया, इसको गर्म किया, तो हीट क्या होगी, यहां से सिलेंडर की वॉल के थ्रू गैस के मॉलिक्यूल में ट्रांसफर होना शुरू होगी। जब गैस के मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलेगी तो गैस के मॉलिक्यूल भागने की कोशिश करेंगे। जब गैस के मॉलिक्यूल भागने की कोशिश करेंगे तो पिस्टन को ढकेलेंगे। जब पिस्टन को ऊपर धकेलेंगे तो पिस्टन चिल्लाएगा, ओ मैं तो रुका हूं, मुझे तो स्टॉपर ने घेर रखा है, मैं तो आगे बढ़ ही नहीं सकता। क्यों? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है ना। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में अगर हीट सप्लाई करोगे, पिस्टन तो मूव कर ही नहीं पाएगा, तो वर्क मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। आपने पढ़ा भी है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है? जीरो। जब वर्क डन जीरो है तो पूरी की पूरी हीट कहां जाएगी? इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में। कहां जाएगी? इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में। समझो एग्जांपल, जैसे मैं आपको किसी रूम में बांध दूं, किसी रूम में कुर्सी पे बैठा के आपको फेविकोल से चिपका दूं, हाथ पैर बिल्कुल बांध दूं, कांस्टेंट वॉल्यूम कर दूं, अब मैं आपको पैसा देता रहूं, पैसा देता रहूं, पैसा देता रहूं, 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए आपको देता रहूं, वो पैसा क्या होगा? उससे कोई काम कर पाओगे क्या? नहीं, सिर्फ जेब में पैसा बढ़ता जाएगा, मतलब आपकी इंटरनल एनर्जी बढ़ती जा रही है। तो ध्यान रखिएगा, पहला कंसेप्ट, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में जब भी हीट सप्लाई करोगे वर्क तो मिलेगा नहीं, क्या होगा? इंटरनल एनर्जी बढ़ती जाएगी और टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। कैसे? आपको याद होगा कौन सा लॉ पढ़ा था हमने? कांस्टेंट वॉल्यूम पे गै-लुसैक्स लॉ। कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब हीट सप्लाई करोगे तो प्रेशर बढ़ेगा और टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। क्लियर? तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमने हीट सप्लाई किया, गैस को एनर्जी मिली, वर्क तो हो नहीं रहा है, इंटरनल एनर्जी बढ़ती जा रही है और गैस का टेम्परेचर भी क्या हो रहा है? खूब बढ़ता जा रहा है। क्लियर है? खूब बढ़ता जा रहा है। तो मान लो हमने क्या किया, 200 किलो जूल हीट सप्लाई किया और इसका टेम्परेचर 20 से बढ़ के 50 हो गया। इसका टेम्परेचर कहां हो गया? 20 से बढ़ के 50 हो गया। क्लियर है? क्योंकि जब हम 200 किलो जूल हीट सप्लाई करेंगे तो वर्क डन तो मिलेगा नहीं, सिर्फ टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। और मान लो टेम्परेचर बढ़ के कितना हो गया? 20 से 50। इतना क्लियर? अब आइए इसमें चलते हैं। अब हमने क्या किया, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में भी हीट सप्लाई किया। कितनी हीट सप्लाई करूं? आप बोलोगे सर सेम करो, क्योंकि कंपैरिजन कर रहे हो ना, सेम हीट इसको भी सप्लाई करो। तो मैंने कर दिया सेम, हमने कहा ले बेटा कर दिया। 200 किलो जूल की हीट मैंने इस प्रोसेस में भी सप्लाई करी। ठीक है, मुझे टेम्परेचर कहां से कहां बढ़ाना है? 20 से 50। सेम देखना है, 20 से 50, 20 से 50। जब मैं 200 किलो जूल की हीट सप्लाई करूंगा इस प्रोसेस में, तो जब हीट यहां से जाएगी, जब यहां बर्नर लगेगा, हीट क्या करेगा? गैस के मॉलिक्यूल को एनर्जी देगा। गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर भागने की कोशिश करेंगे, एनर्जाइज्ड होंगे और दूर दूर भागने की कोशिश करेंगे। जब दूर दूर भागने की कोशिश करेंगे भैया, तो पिस्टन को मूव कराएंगे। क्यों? क्योंकि पिस्टन यहां फ्री टू मूव है, पिस्टन यहां फ्री टू मूव है, रुका नहीं है। तो पिस्टन क्या करेगा? ऊपर भागेगा। जब ऊपर भागेगा तो हमको वर्क मिलेगा। क्या मिलेगा? वर्क। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में वर्क मिलता है, PV2 - V1, जीरो नहीं होता। क्लियर है? तो मान लीजिए आपने क्या किया, 200 किलो जूल की हीट सप्लाई करी, इसको भी सप्लाई करी, किसमें? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में, और यहां पे कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस था। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में आपने 200 किलो जूल की हीट सप्लाई करी तो हमको वर्क भी मिलेगा। यहां तो वर्क नहीं मिल रहा था, पूरी पूरी एनर्जी जेब में जा रही थी, इंटरनल एनर्जी बढ़ाने काम में आ रही थी, लेकिन यहां तो वर्क भी मिलेगा।
मिलेगा। तो क्या होगा, मान लीजिए इस 200 किलो जूल में से मान लीजिए 100 किलो जूल चला गया वर्क में, 100 किलो जूल किसमें चला गया, वर्क में, 100 किलो जूल का वर्क मिल गया। मान लीजिए 100 हो जाए, 80 हो जाए, 70 हो जाए, जो भी हो जाए, एक कोई डिजिट ले लो, 100 किलो जूल का मान लो वर्क मिल गया। इस हीट में से 100 किलो जूल वर्क में यूटिलाइज हो गई। अब कितनी बची, 100। कितनी बची, 100। अभी जो 100 किलो जूल बची, ये कहां काम आएगी, टेम्परेचर को बढ़ाने में। कहां काम आएगी, टेम्परेचर को बढ़ाने में। क्लियर। अब एक बात मुझे ध्यान से बताओ, यहां पे टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए कितनी हीट थी अवेलेबल थी, 200 किलो जूल। 200 किलो जूल हीट को लेके इसका टेम्परेचर 20 से 50 हुआ था। यहां पे कितनी अवेलेबल है टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, 100 किलो जूल। क्यों, क्योंकि बाकी 100 तो वर्क में चली गई, तो सिर्फ टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए यहां पे कितनी हीट अवेलेबल है, 100 किलो जूल। तो मेरे भैया एक बात बता, 200 किलो जूल हीट से टेम्परेचर बढ़ा है 20 से 50, तो क्या 100 किलो जूल हीट से टेम्परेचर 20 से 50 हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि 20 से 50 जाने के लिए कितना चाहिए था, 200 किलो जूल। यहां पे अवेलेबल कितनी है, सिर्फ 100 किलो जूल। तो क्या टेम्परेचर 30 डिग्री बढ़ पाएगा, नहीं बढ़ पाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, और हीट सप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, और हीट सप्लाई करना पड़ेगा, और हीट सप्लाई करना पड़ेगा, और हीट सप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब फॉर, ये मैं यहां लिखता हूं, ध्यान से समझ लो, फॉर सेम टेम्परेचर डिफरेंस, फॉर सेम टेम्परेचर डिफरेंस, ध्यान रखेगा इस लाइन को, फॉर सेम टेम्परेचर डिफरेंस we have to supply more heat, we have to supply more heat। किसमें, इन कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। किसमें, इन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। किसमें ज्यादा हीट सप्लाई करना पड़ेगा, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में। क्लियर है। अब अगर कोई पूछे ऐसा क्यों, बोलो सर सिंपल सी बात है, कांस्टेंट वॉल्यूम में जो हीट सप्लाई कर रहे हैं वर्क तो जीरो मिल रहा है, वर्क तो नल्ला बैठा है, वर्क तो कर ही नहीं रहा है ना। तो पूरी हीट कहां जा रही है, टेम्परेचर को बढ़ाने में। लेकिन जब यहां मैंने वर्क दिया तो ये थोड़ा कामकाजी लड़का था, इसने क्या किया, थोड़ा वर्क कर लिया, 100 रुपए का काम कर लिया और 100 रुपए इसके पास बचा, है ना। तो टेम्परेचर को बढ़ाने में यहां सिर्फ 100 किलो जूल हीट अवेलेबल है, तो टेम्परेचर इतना नहीं बढ़ पाएगा जितना इसमें बढ़ा था। तो क्या करना पड़ेगा, और ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी ताकि टेम्परेचर बढ़ा रहे, ताकि टेम्परेचर डिफरेंस सेम आ जाए। तो हो सकता है इसमें 300 की हीट सप्लाई करनी पड़े, हो सकता है इसमें 300 की हीट सप्लाई करनी पड़े, 300 किलो जूल की, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, फॉर द सेम टेम्परेचर डिफरेंस, फॉर द अंडरलाइन द वर्ड, फॉर द सेम टेम्परेचर डिफरेंस, फॉर द सेम टेम्परेचर डिफरेंस वी हैव टू सप्लाई मोर हीट इन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। क्लियर है। अब इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट प्रेशर पे ज्यादा हीट सप्लाई करोगे, इसका मतलब हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर विल बी मोर, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर विल बी मोर देन हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर है। अब देखिए Q इज इक्वल टू, हमने क्या देखा था, आपको दिखा दूं, Q इज इक्वल टू क्या होता है, M इंटू C इंटू डेल्टा टी, कल ही देखा था। अगर इसको कांस्टेंट वॉल्यूम पे लिखना है तो कैसे लिखोगे, Q को हमने क्या लिखा था, Q बराबर क्या होता है, M इंटू सी इंटू डेल्टा टी। Q बराबर क्या होता है, M इंटू सी इंटू डेल्टा टी। क्लियर है। ये किस पे है, कांस्टेंट प्रेशर पे, तो Cp लिख दो। ये किस पे है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो Cv लिख दो। क्लियर। सिंपल सी चीज है। Q क्या होता है, M इंटू सी इंटू डेल्टा टी। अगर M इंटू सी इंटू डेल्टा टी, अगर कांस्टेंट प्रेशर पे तो Cp लिख दिया, कांस्टेंट वॉल्यूम पे Cv लिख दिया। ठीक है। अब Q कांस्टेंट प्रेशर पे ज्यादा होता है, Q एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसका मतलब mCp डेल्टा टी ज्यादा होगा किससे, mCv डेल्टा टी से। अब आप ध्यान से देखो, इसमें और इसमें कौन कौन सी चीज कॉमन थी, दोनों का मास क्या था, सेम, दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस भी कितना था, सेम। मैंने कहा था ये जो कांड आप कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो, फॉर द सेम टेम्परेचर डिफरेंस। 30 डिग्री यहां पे भी, 30 डिग्री यहां पे भी, तो दोनों में डेल्टा टी का टेम्परेचर डिफरेंस भी क्या था, सेम। तो क्या आ गया, ध्यान से देखो, Cp इज ग्रेटर देन Cv। क्या आ गया, Cp इज ग्रेटर देन Cv। Cp हमेशा ज्यादा होता है किससे, Cv से।
कांस्टेंट प्रेशर पे स्पेसिफिक हीट हमेशा ज्यादा होती है, किससे? सीवी से। क्लियर? कांस्टेंट प्रेशर पे स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है, किससे? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम से। रीजन कोई पूछेगा क्या बताओगे? बोलोगे इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे स्पेसिफिक हीट होती है, जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट सप्लाई करते हैं तो पूरी की पूरी हीट इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के काम में आती है, अर्थात टेम्परेचर को बढ़ाने के काम में आती है। लेकिन जब हम कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई करते हैं तो ना सिर्फ इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, एक्सटर्नल वर्क भी मिलता है। इसीलिए कांस्टेंट प्रेशर में हमको ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ती है। क्लियर है? इसको नोट कर लो, टेक इट, इसको प्रॉपरली नोट कर लीजिए। अब मैं आपको लिखवाता हूं एक प्यारा सा नोट, इसको वीडियो को पॉज करिए, इसको नोट करिए। अगर कोई चीज अभी भी डाउट में है तो प्लीज कमेंट करिए। चलिए मैं आपको एक नोट लिखवाता हूं, प्रॉपर उसको लिख लीजिए, फिर हम देखते हैं आगे के बारे में। इसके बाद जैसे ही ये खत्म होगा हम तुरंत आ जाएंगे किस टॉपिक पे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। अभी भी मैंने कल आपसे एक प्रॉमिस किया था कि चार्ल्स लॉ के बारे में एक ब्यूटीफुल चीज है, वो बताना है आपको। जैसे हमने वो बता लिया तुरंत स्विच करेंगे किस पे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। क्लियर है? चलिए नोट लिखिए, बहुत प्यारा लिखिए नोट, बहुत प्यारा। क्या लिखेंगे नोट में? सुनिए। अगर आपसे कोई पूछे सीपी ज्यादा होता है कि सीवी, क्या बोलोगे? सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी। सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी। लोग बोलेंगे कि ये तो हमको भी पता है, नई बात कौन सी बता रहे हो? कारण बताओ, कारण बताओ ना। लिखोगे बिकॉज, ध्यान से सुनना, आप लिखेंगे बिकॉज, कारण क्या लिखोगे? जो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम होती है वो सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाने के काम में आती है, मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के काम में आती है। क्यों? क्योंकि वर्क ट्रांसफर जीरो है। लेकिन जो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है वो वर्क भी देती है और इंटरनल एनर्जी भी बढ़ाती है। इसीलिए फॉर द सेम टेम्परेचर डिफरेंस वी हैव टू सप्लाई मोर एंड मोर हीट इन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। क्लियर है? लिखिए, इसको प्रॉपर लिख लीजिए। लिखेंगे बिकॉज हीट सप्लाइड, बिकॉज हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बिकॉज हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब सीवी। हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब सीवी includes change in या increase in internal energy only। increase in heat supplied at constant volume includes increase in internal energy only। सिर्फ इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के काम में आती है। whereas heat supplied at constant pressure मतलब CP includes, इसमें दोनों आते हैं क्या? includes increase in internal energy as well as work done। इसमें वर्क डन भी होता है और इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी भी होती है, जबकि इसमें सिर्फ इंटरनल एनर्जी ही बढ़ती है। इसलिए हमको इस प्रोसेस में ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, किसमें? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में। क्लियर है? चलिए, तो ये रहा सीपी और सीवी के बारे में। एक चीज आप और जानते होंगे, हमने आपको क्या बताया? सीपी ज्यादा होता है किससे? सीवी से। और इन दोनों का रेशियो क्या होता है? सीपी बाय सीवी। क्या होता है? गामा। गामा को क्या बोलते हैं? एडियाबैटिक इंडेक्स। क्या बोलते हैं? एडियाबैटिक इंडेक्स। एयर के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.41। कितनी होती है? एयर के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.41।
अभी देखेंगे इसके बारे में, डिटेल देखेंगे, डाइएटॉमिक के लिए, मोनोटॉमिक के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है, सबके लिए देखेंगे, ठीक है। और इन दोनों के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, Cp माइनस Cv। आपको पता होगा कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट दैट इज R। इस इक्वेशन को भी हम डिराइव करेंगे जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, तो इस इक्वेशन को भी हम डिराइव करेंगे। Cp बाई Cv क्या होता है, गामा, एयर के लिए 1.41, जनरली हम कैलकुलेशन में क्या लेते हैं 1.4, और Cp माइनस Cv दोनों का डिफरेंस क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट के बराबर। क्लियर है? चलिए, ये रहा हमारा Cp और Cv का बेसिक फंडा। चलिए इसको नोट करिए, मैं इसको रब करता हूं। एक छोटा सा पॉइंट और देख लेते हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हीट का इंट्रोडक्शन। हीट तो अभी हम पढ़ ही नहीं रहे हैं, हीट तो हम पढ़ेंगे जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे, तब हम पढ़ेंगे हीट के बारे में, ठीक है। अभी तो हम बेसिक इसका सिर्फ एक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि हीट होती क्या है। हमने देखा Cp Cv में कौन ज्यादा होता है, कौन छोटा होता है, कौन कम होता है, कितना दोनों का रेशियो होता है, दोनों का डिफरेंस कितना होता है, ये हमने देखा। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा चीजों को। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, ध्यान से। हीट की जब बात होती है, आपको पता है हीट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी विच फ्लोज बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, आपने ये भी देख लिया, कांस्टेंट वॉल्यूम पे MCV डेल्टा T, कांस्टेंट प्रेशर पे MCP डेल्टा T, ये भी आपने देख लिया। Cp ज्यादा होता है CV से, आपने ये भी देख लिया। एक चीज और ध्यान दीजिए, जब भी हम हीट की बात करते हैं तो कई सारी तरह की हीट होती है। एक होती है आपकी स्पेसिफिक हीट, जिसके बारे में आप पूरी राम कथा सुन चुके हो, स्पेसिफिक हीट। इसके भी दो फॉर्म होते हैं, एक होता है कांस्टेंट प्रेशर पे, एक होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे। एक और हीट होती है जिसको बोलते हैं सेंसिबल हीट। क्या होती है, सेंसिबल हीट। एक और हीट होती है जिसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट, ठीक है। सेंसिबल हीट होती है, लेटेंट हीट होती है, स्पेसिफिक हीट होती है। स्पेसिफिक हीट दो तरह की होती है, Cp और Cv। नाम क्लियर है? चलिए एक चीज मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिए। इसके बारे में पूरी कहानी हमने सुन लिया, पूरी राम कथा हमने सुन लिया। ऐसा तो नहीं सिर्फ सत्यनारायण जी की कथा सुन रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर समझना है तो बोलना, डाउट अगर कोई भी हो तो कमेंट करना नीचे, हम यहां आपका आंसर देने के लिए ही हैं, ठीक है। तो सारी फैकल्टीज आपके लिए इतना कर रही हैं, तो प्लीज आप भी चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, ताकि फैकल्टीज भी जो है वो एनकरेज हो सके ज्यादा से ज्यादा वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखिए, इसके बारे में पूरी कहानी हमने पढ़ ली, अब बची इन दोनों की कहानी। इसके बारे में आपको छोटी छोटी चीजें बता दे रहा हूं, डिटेल में देखेंगे जब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस, और उसके बाद पढ़ेंगे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो मैं इसको आपको ओपन करके दिखाऊंगा, खोल के दिखाऊंगा, आपको फील होगा कि हीट उड़ रही है, ठीक है। अब चलिए देखिए सेंसिबल हीट क्या होती है, ध्यान से समझिए। सेंसिबल हीट का मतलब हीट रिक्वायर्ड, ध्यान से समझिए, हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज टेम्परेचर। हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज टेम्परेचर। टेम्परेचर को बढ़ाने या घटाने के लिए जितनी हीट देनी है, जितनी हीट निकालनी है, उसको क्या बोलते हैं, सेंसिबल हीट। अगर हीट दे रहे हो तो सेंसिबल हीटिंग, हीट निकाल रहे हो तो सेंसिबल कूलिंग, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाना है तो हीट करोगे, सेंसिबल हीटिंग। टेम्परेचर घटाना है तो हीट निकालोगे, सेंसिबल कूलिंग। और एक चीज ध्यान रहे, पहली चीज ये, और दूसरी चीज ड्यूरिंग दिस जब आप सेंसिबल हीटिंग कर रहे हो, सेंसिबल कूलिंग कर रहे हो, ड्यूरिंग दिस द फेज विल रिमेन कांस्टेंट। फेज विल रिमेन कांस्टेंट। द फेज विल रिमेन कांस्टेंट। ड्यूरिंग दिस द फेज विल रिमेन, द फेज विल रिमेन क्या, कांस्टेंट। ध्यान रहे, ऐसी हीट सप्लाई करो कि सिर्फ टेम्परेचर बढ़े, फेज चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल पानी को आप गर्म करो, पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री है, उसको गर्म करो 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 99 डिग्री तक गर्म करो। क्या हो रहा है, पानी चाहे 20 डिग्री पे हो, चाहे पानी 99 डिग्री पे हो, पानी अभी लिक्विड की स्टेट में ही है। तो उस दौरान जितना भी टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो हीट देके, वो सब क्या है, सेंसिबल हीटिंग, क्योंकि पानी का फेज अभी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है।
लेकिन जैसे ही आप 99 से ऊपर गए, 100 डिग्री पे पहुंच गए, अब क्या होगा, 100 डिग्री पे पानी बॉयल होना शुरू होगा। अब अगर 100 डिग्री के आगे आप पानी को हीट करोगे तो क्या होगा, पानी का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। 100 डिग्री पे जब पानी पहुंच गया, पानी बॉयल होना शुरू हो गया, तब जब हीट आप सप्लाई करते रहोगे तो पानी का टेम्परेचर अब नहीं बढ़ेगा। क्या होगा, पानी वेपर में कन्वर्ट होना शुरू होगा, पानी की फेज चेंज होगी, और जब पूरा पानी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा तब जाके टेम्परेचर फिर से बढ़ना स्टार्ट होगा, और उसे हम क्या बोलते हैं, सुपर हीटिंग। क्या बोलते हैं, सुपर हीटिंग। वो सब हम देखेंगे जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस में आएंगे। फिलहाल के लिए आप सिर्फ इतना जान लो कि जब पानी का फेज चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो क्या है, सेंसिबल हीटिंग। ठीक है, और जब पानी 100 डिग्री पे पहुंच गया तो पानी बॉयल करना स्टार्ट होगा। जब पानी बॉयल करना स्टार्ट होगा, अब आप अगर हीट सप्लाई करोगे तो पानी का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। क्या होगा, सिर्फ अवस्था में परिवर्तन होगा, सिर्फ फेज चेंज होगी। क्या होगा, लिक्विड से वेपर, लिक्विड से वेपर, लिक्विड से वेपर। उसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट, छुपी हुई ऊष्मा, लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट क्या होती है, ध्यान से समझिएगा, लेटेंट हीट क्या होती है। लेटेंट हीट इज heat required for phase change, सिर्फ फेज को चेंज करने के लिए जो हीट चाहिए उसे क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। और ध्यान रहे, इस दौरान टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर विल रिमेन क्या, कांस्टेंट, टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट। दो चीजें दिमाग में बसा लो। पहला क्या, सेंसिबल हीट में क्या होगा, फेज चेंज होगा, फेज चेंज होगा। सेंसिबल हीट में क्या होगा, सॉरी, फेज कांस्टेंट रहेगा और टेम्परेचर चेंज होगा, फेज कांस्टेंट रहेगा और टेम्परेचर चेंज होगा। लेटेंट हीट में क्या होगा, फेज चेंज होगा, एकदम उल्टा, और टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट। फेज चेंज होगा और टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट। तो आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा सेंसिबल हीट और सेंसिबल लेटेंट हीट के बारे में। ये जब हम आरएसी पढ़ेंगे तो हम देखेंगे, जब हम घर में एसी लगाते हैं तो उसमें सेंसिबल कूलिंग होती है, कौन सी कूलिंग होती है, वो सब हम देखेंगे जब हम आरएसी पढ़ेंगे, या जब हम आएंगे अपने लास्ट चैप्टर में प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस में, उसमें मैं इस चीज को आपको बिल्कुल क्लियर दिखाऊंगा। अभी के लिए सिर्फ इतनी जानकारी अपने पास स्टोर कर लो। क्लियर है। अब एक चीज और ध्यान से देख लीजिए, अगर मैं आपको एक एग्जांपल, इसको नोट कर लीजिए, आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए, आपको मैं एक छोटा सा बहुत प्यारा सा एग्जांपल दिखाता हूं, ध्यान से आप समझ जाएंगे पूरी राम कथा। अगर आपसे मैं ये बोलूं कि मान लीजिए पानी है, H2O, पानी है H2O लिक्विड, एक बर्तन में मान लीजिए ये है, पानी रखा है, H2O लिक्विड है एट 20 डिग्री सेल्सियस, पानी है 20 डिग्री सेल्सियस पे। मैंने क्या किया, पानी को हीट सप्लाई करी, गर्म किया पानी को। मान लीजिए पानी हो गया 50 डिग्री सेल्सियस, हीट टेम्परेचर बढ़ के आ गया 50 डिग्री सेल्सियस। मेरा मन अभी भी नहीं भरा, मैंने क्या किया, फिर से हीट सप्लाई किया, टेम्परेचर बढ़ के आ गया 95 डिग्री सेल्सियस। मेरा मन अभी भी नहीं माना, मैंने फिर से हीट सप्लाई करी, टेम्परेचर बढ़ के आ गया 100 डिग्री सेल्सियस। मेरा मन अभी भी नहीं माना, मैंने फिर से हीट सप्लाई करी, मेरा मन अभी भी नहीं माना, मैंने फिर से हीट सप्लाई करी। क्लियर है। अब ध्यान से समझना, इतना कंडीशन जब आप देखोगे, 20 डिग्री सेल्सियस पे पानी क्या है, लिक्विड, 50 डिग्री पे भी क्या है, लिक्विड, यहां पे भी क्या है, लिक्विड, 100 डिग्री पे भी क्या है, लिक्विड। अभी क्या है, पानी लिक्विड। अब पानी बॉयल होना स्टार्ट किया है। जब आप फिर से हीट सप्लाई करोगे तो पानी का टेम्परेचर अभी 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, लेकिन अब पानी वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, पानी स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब एक चीज आप ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें से कौन कौन सी हीट सेंसिबल हीट है, कौन कौन सी लेटेंट हीट है, आराम से बता लोगे। जहां फेज चेंज नहीं हुआ है, टेम्परेचर चेंज हुआ है, वो सेंसिबल, और जहां फेज चेंज हो गया है, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है, वो लेटेंट। ध्यान से देखो,
यहां पे देखो लिक्विड 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 लिक्विड, फेज सेम है लेकिन टेम्परेचर बढ़ रहा है 20, 50, 95 और 100। ये हीट कौन सी है? सेंसिबल हीट। ये हीट कौन सी है? सेंसिबल हीट। ये हीट कौन सी है? सेंसिबल हीट। ये इन तीनों हीट में देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा है लेकिन फेज कांस्टेंट है। लेकिन इस वाली हीट में देखिए लिक्विड से वेपर, लिक्विड से वेपर टेम्परेचर कितना है? 100। टेम्परेचर कितना है? 100। तो क्या है? लिक्विड से वेपर, फेज चेंज हो रही है लिक्विड टू वेपर, लिक्विड टू वेपर, लेकिन टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। तो कैसी हीट है? लेटेंट हीट। कैसी हीट है? लेटेंट हीट। क्लियर है? तो आई थिंक ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो ये रहा हीट का बेसिक इंट्रोडक्शन। क्लियर है? अब ध्यान से समझिए, मैं आपको एक चार्ल्स लॉ का एक छोटा सा टॉपिक दिखा देता हूं। चार्ल्स लॉ का एक छोटा सा टॉपिक आपको दिखा देता हूं। हमने क्या पढ़ा है? चार्ल्स लॉ। ये मैं आपको दिखाऊंगा और डिटेल में, जब हम सेकंड लॉ पढ़ेंगे मैं आपको और डिटेल में दिखाऊंगा। चार्ल्स लॉ क्या बोलता है? मैंने आपको दिखाया था कि एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये बोला था। चार्ल्स लॉ ये कहता है कि किसी भी आइडियल गैस के लिए कांस्टेंट प्रेशर पे उसका वॉल्यूम उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है? अब मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूं, क्या लगेगा? एक कांस्टेंट। क्या लग जाएगा? एक कांस्टेंट, मतलब V इज इक्वल टू K इंटू T। ध्यान रहे ये T क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। भूल मत जाना मेरा लल्ला। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर इन केल्विन। टेम्परेचर इन केल्विन। अब ध्यान से देखिए, यहां पे एक बहुत ब्यूटीफुल चीज मैं आपको दिखाता हूं शॉर्ट में। मैं आपको डिटेल बताऊंगा जब मैं आपको सेकंड लॉ पढ़ाऊंगा। ठीक है? ध्यान से देखिए, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाते जाऊंगा, प्रोपोर्शनल है ना वॉल्यूम के, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा, और जैसे जैसे मैं टेम्परेचर घटाऊंगा वॉल्यूम भी क्या होगा? घटता चला जाएगा। क्लियर? तो मान लो मैं टेम्परेचर घटा रहा हूं। टेम्परेचर मान लो मैंने इनिशियल टेम्परेचर मान लो 100 केल्विन था। इनिशियल टेम्परेचर 100 केल्विन था, तो उस पर कुछ वॉल्यूम भी रहा होगा। अब मैंने टेम्परेचर घटाया, 100 से 80 आया, वॉल्यूम भी घटा होगा। और आया 50 आया, वॉल्यूम भी घटा होगा। और आ गया 1 पे आ गया, 1 केल्विन पे आ गया, तो वॉल्यूम भी घट गया होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर घटेगा वॉल्यूम भी घटता चला जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम भी बढ़ता चला जाएगा। अब मैंने टेम्परेचर को 0 कर दिया। टेम्परेचर को क्या कर दिया? 0 केल्विन। टेम्परेचर क्या है? केल्विन में। तो मैंने टेम्परेचर को क्या कर दिया? 0 केल्विन। ओहो, जब मैंने टेम्परेचर को 0 केल्विन किया, तहलका मच गया। क्या मच गया? तहलका। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जैसे ही 0 हुआ, 0 इंटू के बराबर क्या हो गया? 0। तो वॉल्यूम कितना आ गया? 0। इसका मतलब समझे? इसका मतलब समझोगे दिमाग की एंट्रोपी बढ़ जाएगी। क्या है? गैस, जो हमारे पास गैस थी ना, उसका वॉल्यूम 0, गैस खत्म हो गई। गैस का वॉल्यूम 0 मतलब गैस खत्म। क्योंकि दुनिया में जो चीज पैदा होती है वो कोई ना कोई जगह, कोई ना कोई वॉल्यूम घेरती है। अगर वॉल्यूम 0 है मतलब गैस खत्म हो गई। गैस खत्म हो गई मतलब गैस का एग्जिस्टेंस, गैस का अस्तित्व खत्म हो गया। जब गैस ही नहीं बची, जब गैस बची ही नहीं, तो अब टेम्परेचर किसके लिए घटाओगे? जब गैस बची ही नहीं तो अब टेम्परेचर किसके लिए घटाओगे? तो इसके नीचे टेम्परेचर घटाना पॉसिबल है ही नहीं। इसके नीचे टेम्परेचर घटाना पॉसिबल है ही नहीं। मतलब तुमसे कोई पूछे कि दुनिया में सबसे मिनिमम टेम्परेचर कितना हो सकता है? मिनिमम टेम्परेचर इन द यूनिवर्स, मिनिमम टेम्परेचर इन द यूनिवर्स, मिनिमम टेम्परेचर इन यूनिवर्स कितना हो सकता है? 0 केल्विन। कितना हो सकता है? 0 केल्विन, मतलब -273.15 डिग्री सेल्सियस। इस बात को ध्यान रखना, दुनिया में सबसे मिनिमम टेम्परेचर जो पॉसिबल है वो है 0 केल्विन, मतलब -273.15 डिग्री सेल्सियस। और इसको एक नाम और देते हैं, इस 0 केल्विन का एक और नाम है, क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। दिस इज द मिनिमम टेम्परेचर पॉसिबल इन द यूनिवर्स, इन द ब्रह्मांड, इन द गैलेक्सी। इससे कम टेम्परेचर पे जा ही नहीं सकते। कोई पूछा क्यों? बोलोगे सर इससे नीचे जाऊंगा तो गैस का वॉल्यूम ही खत्म हो गया। अब गैस बची ही नहीं तो टेम्परेचर किसके लिए घटाऊंगा? गैस तो बची ही नहीं ना। टेम्परेचर घटा रहा हूं, वॉल्यूम घट रहा है। चार्ल्स कहते हैं टेम्परेचर घटा रहा हूं, वॉल्यूम घट रहा है। टेम्परेचर 0, वॉल्यूम 0। जिस गैस को मैं लिया था, जिस पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था, वो गैस तो खत्म हो गई, गैस तो बची ही नहीं। तो टेम्परेचर किसके लिए घटाऊं? नहीं घटा सकते ना। जब नहीं घटा सकते तो इससे नीचे जा भी नहीं सकते। तो दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे मिनिमम टेम्परेचर आप जा सकते हो वो कितना है? 0 केल्विन, मतलब -273.15 डिग्री सेल्सियस। इससे नीचे ना, इससे नीचे जेम्स वाट के पापा भी नहीं जा सकते। ये मिनिमम टेम्परेचर पॉसिबल है पूरी दुनिया में। कई बार एसएससी जेईई में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा हुआ है।
आई थिंक ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, हमने बेसिक देख लिया है सबके बारे में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, स्टडी करिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है। होमवर्क चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।